वीडियो में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कैदी और कोकिला कविता के अतिरिक्त प्रश्नोत्तर, अभ्यास प्रश्नोत्तर और एमसीक्यू। यानी कि इस वीडियो में हम ये कविता कंप्लीट करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया होती है। तो बेटा क्या प्रतिक्रिया होती है कि भैया आधी रात को जब कोयल की कूक कवि के कानों तक पहुँचती है तो वह तरह तरह के अंदाजे लगाता है कि वह क्यों रुक रही है और उसे क्या कष्ट है तथा वह किसका संदेशा लाई है। कवि तो कारावास की मुश्किलों के कारण जाग रहा है, लेकिन कोयल के ऊपर ऐसी क्या मुसीबत आ रही है जो वह रात को कूक रही है। नेक्स्ट कहता है, कवि ने कोकिला के बोलने पर किन कारणों की संभावना जताई है। तो बेटा फर्स्ट, शायद वह किसी का संदेशा लाई हो। सेकंड, शायद उसने किसी जंगल की ज्वाला को देखा हो। नेक्स्ट, वह कूककर भारतीयों के बीच में विद्रोह के बीज बोना चाहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों। तम होता है बेटा अंधकार यानी कि अन्याय का प्रतीक। तो बेटा अंग्रेजी शासन की तुलना तम से की गई है। जिस तरह से अंधेरा काला होता है, उसके प्रभाव से कुछ नहीं सूझता, उसी तरह अंग्रेजों की गुलामी के शासन से मुक्ति पाने का कोई मार्ग नहीं सूझता है। और जो अंग्रेज होते हैं वो भारतीयों से हमेशा ही अन्याय करते हैं, उनसे बुरा बर्ताव करते हैं। तो इसीलिए अंग्रेजों के शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है। नेक्स्ट कहता है, कविता के आधार पर प्राचीन भारत की जेलों में दी जाने वाली यंत्रणाओं का वर्णन कीजिए। यंत्रणाएं होती हैं बेटा पीड़ाएं, सताना, उनको कष्ट देना। तो बेटा भारतीयों को किस तरह से जेलों में परेशान किया जाता था। तो कहता है, प्राचीन भारत की जेलों में स्वतंत्रता सेनानियों को बड़ी भयंकर यंत्रणाएं दी जाती थी ताकि वे भयभीत होकर देशभक्ति की भावना छोड़ दें। जेलों में कैदियों की छाती पर बैलों की तरह क्या लगा दिया जाता था बेटा कि भी वो लगा करके उनके ऊपर क्या बोलते हैं उसको कि भी उनके ऊपर वो जुआ लगा दिया जाता था, कुएं से पानी खिंचवाया जाता था, चूना पिसवाया जाता था, उन्हें पेट भर खाना भी नहीं मिलता था, दिन भर कड़ी मेहनत उनको करनी पड़ती थी। और बेटा जब वो हंसते खेलते हुए मजाक करते हुए आपस में दिखाई देते थे तो उनको गालियाँ सुनाई जाती थी। ठीक है, तो उनको क्या था बेटा हर तरीके से प्रताड़ित किया जाता था, परेशान किया जाता था। नेक्स्ट कहता है, भाव स्पष्ट कीजिए। मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो बेटा कवि क्या कहता है कि भाई जो कवि है हमेशा मृदुल होता है बेटा, कोमल, कि भाई हमेशा ही कोमल और मीठी आवाज़ के लिए जानी जाती है। ठीक है, लेकिन आज जो कोयल की आवाज़ है वो क्या बेटा वेदना से भरी हुई कवि को प्रतीत हो रही है। तो उसको ऐसा लगता है कि भी कोयल का सारा संसार लुट गया है। मनुष्य जिस मानसिक स्थिति में होता है उसी तरह के वो अंदाजे लगाता है। ठीक है, यदि आप खुश हैं तो सुबह के सूरज की लालिमा आपको खुशी देती है, लेकिन अगर आपके अंदर दुख समाया हुआ है तो बेटा वही लालिमा आपको कष्ट भी पहुंचाती है। जैसे हम मंदिर में जाते हैं, अगर हमारा मन अच्छा है तो भगवान हमें हंसते मुस्कुराते हुए प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर हमारा मन दुखी और परेशान है तो हमें भगवान की छवि, भगवान के अंदर भी वही छवि हमें नजर आती है। नेक्स्ट कहता है, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। तो बेटा इस पंक्ति में क्या कहता है कवि कि भी कैदी पर हो रहे अत्याचार के बारे में लिखता है। तो क्या कहता है वो, कैदी से कोल्हू चलवाया जाता है। ठीक है, उनके पेट पर बेटा जुआ कस दिया जाता है और वो उसके माध्यम से कोल्हू चलाते हैं। तो दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं कि भी कैदियों की ऐसी स्थिति थी कि भी वो उनको इतना प्रताड़ित करते थे कि उनके जो अंदर देशभक्ति की भावना थी वो ख़त्म हो जाए। उसे लगता है कि कोल्हू चलाकर वह ब्रिटिश हुकूमत की अकड़ को मिटा रहे हैं, लेकिन भारतीयों को क्या था, उस कोल्हू चलाने में भी आनंद आता था और उनको ऐसा महसूस होता था मानो वो ब्रिटिश शासन की अकड़ को ख़त्म कर रहे हों। नेक्स्ट कहता है, अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को क्या अंदेशा होता है। तो बेटा इस क्वेश्चन को हम 2 बार डिस्कस कर चुके हैं कि भाई शायद उसने रात में जंगल में लगी आग को देखा हो या फिर वो किसी का संदेशा लाई हो।
या फिर वो भारतीयों के बीच में विद्रोह के बीज बोना चाहती हो। नेक्स्ट कहता है कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही थी। क्यों हो रही थी कि बेटा जो कोयल थी वो प्राकृतिक वातावरण का आनंद ले रही थी। वह हरी भरी डाल पर बैठी हुई थी, सारे आकाश में स्वतंत्र होकर इधर उधर घूम सकती थी। लेकिन कोयल को 10 फुट की कोठरी मिली हुई थी और उसको कोयल का कूकना भी क्या था बेटा, कोयल का कूकना समाज के लिए अच्छा माना जाता है। लेकिन कवि को कोयल का कूकना भी पसंद नहीं आ रहा था। क्यों? क्योंकि उसकी कूक में भी उसे वेदना का स्वर सुनाई दे रहा था और कवि का रोना भी अपराध माना गया था। नेक्स्ट कहता है कवि की स्मृति पटल पर कोयल के गीतों की कौन सी मधुर स्मृतियां अंकित हैं जिन्हें वे नष्ट करने पर तुली हैं। तो बेटा जो कोयल है वो हमेशा ही मधुर आवाज़ के लिए जानी जाती है। उसके जो गीत होते हैं बेटा वो लोगों के कानों में मधुरता का रस घोलते हैं। लेकिन आज जो कोयल की आवाज़ है वो बेटा क्या है, वेदना से भरी हुई है और परतंत्रता रूपी संकट सागर पर तैरकर वो अपनी इस पहचान को खोने पर तुली हुई है। ठीक है, आज कोयल की आवाज़ में वो मधुर आवाज़, वो मधुरता नहीं है जिसे लोग सुनना पसंद करते हैं। आज उनकी आवाज़ में वेदना भरी हुई है और वो अपनी पहचान को खोने पर तुली हुई है। कवि ने हथकड़ियों को गहना क्यों कहा है? क्यों कहा बेटा? जैसे गहना होता है हमारा आभूषण, कि भाई जैसे जो स्त्रियां होती हैं वो अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए गहनों का प्रयोग करती हैं। यहाँ पर जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी है वो क्या है बेटा, कि भी उनके हाथों में हथकड़ियाँ जकड़ी हुई है, तो उनको हथकड़ियाँ आज गहना दिखाई दे रही हैं। क्यों? क्योंकि हथकड़ियाँ उनके हाथों में लगने के कारण उनकी जो सुंदरता है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इसीलिए वो उनको गहने का रूप देते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए किए गए संघर्षों के समय ब्रिटिश शासकों ने स्वतंत्रता सेनानियों को हथकड़ियों में जकड़ दिया। देशभक्त इन हथकड़ियों को गहना मानते हैं। उस समय स्वतंत्रता सेनानी हथकड़ियां पहनकर अपने आप को क्या करते थे बेटा, गौरवान्वित महसूस करते थे, अपने आप पर गर्व करते थे। देशभक्त देश को आज़ाद कराने के लिए हथकड़ियां पहनकर खुश होते थे। जैसे स्त्रियां अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए आभूषण पहनकर अपनी प्रसन्नता जताती हैं, तो बेटा ऐसे ही स्वतंत्रता सेनानी हथकड़ियाँ पहनकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते थे, अपने पर गर्व करते थे, तो इसीलिए उनको गहने का नाम दिया गया है। काली तू ए आली, इन पंक्तियों में काली शब्द की आवृत्ति से उत्पन्न चमत्कार का विवेचन कीजिए। फर्स्ट बेटा कि भाई इन पंक्तियों के अंदर यमक अलंकार का प्रयोग है। क्यों? क्योंकि जो काली शब्द है वो अलग अलग अर्थों के अंदर 2 बार प्रयुक्त हुआ है। फर्स्ट, एक और तो काली कोयल को सुंदर माना जाता है, तो दूसरी ओर काल कोठरी की काली माँ को अच्छा नहीं माना जाता, तो इस तरह वो अलग अलग अर्थों में प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट हमारा कहता है काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए, किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी। तो बेटा यहाँ एक तो फर्स्ट उपमा अलंकार है कि भाई अपने अंदर और बाहर की बेचैनी को इसके अंदर चित्रित किया गया है। दावानल यानी जो जंगल की आग होती है वो बड़ी तेजी से फैलती है। नेक्स्ट कहता है तेरे गीत कहावे वाह है, रोना भी है मुझे गुनाह है, देख विषमता तेरी मेरी बजा रही तिस पर रणभेरी। इसके अंदर क्या है बेटा, जो कोयल की आज़ादी और कवि अपनी गुलामी की तुलना करता है, तो यहाँ पर गाने और रोने के बीच की खाई को दिखाया गया है, उन दोनों के अंतर को यहाँ पर कवि ने प्रकट किया है। नेक्स्ट हमारे अतिरिक्त क्वेश्चन आते हैं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कविता के आधार पर कवि की चारित्रिक विशेषताएं बताइए। तो बेटा चारित्रिक विशेषताएं माखनलाल चतुर्वेदी की हमारी कविता है ये। तो फर्स्ट एक तो बेटा जो भारत देश था उसमें परतंत्र था, तो बेटा परतंत्रता को समाप्त करने के लिए जो भारतीय थे वो जी जान से प्रयत्न कर रहे थे। उन्हें कारागार में डाला जा रहा था, कारागार में तरह तरह से उनको सताया जाता था, तो वो स्थितियां यहाँ पर कवि ने प्रकट की हैं। कारागार में कवि की कैसी दशा होती है? कैसी दशा होती है बेटा? वो क्या करते थे, स्वतंत्रता सेनानियों को डाकू चोर ठगों जैसे अपराधी मानते थे
और उनको भरपेट भोजन भी नहीं मिलता था। दिन भर कड़ी मेहनत करवाई जाती थी, कड़ा पहरा उन पर लगा रहता था, ठीक है, और उनको कोल्हू भी चलाना पड़ता था। नेक्स्ट कहता है, बंधी जीवन में भी कवि निरुत्साहित क्यों नहीं है। निरुत्साहित होता है बेटा अपना हौसला खोना। अगर ऐसे स्वतंत्रता सेनानी अपना हौसला खोते तो आज हमारा देश कभी भी आज़ाद नहीं होता। जो स्वतंत्रता सेनानी थे वो कठोर से कठोर यातनाओं को भी सहर्ष स्वीकार कर लेते थे और अपने जो इरादे उनके होते थे उनको बेटा कभी भी धीमा नहीं होने देते थे। अगर वो अपने इरादे कम कर लेते तो भी क्या था कि भी भारत को आज़ादी नहीं मिलनी थी, तो वो पूर्ण क्या करते थे कि भी इकट्ठा होकर के पूरा अपना सहयोग देते थे। देश के लिए तन मन धन उन्होंने न्यौछावर कर दिया था। नेक्स्ट कहता है, कैदी और कोकिल कविता का संदेश या उद्देश्य मूल भाव स्पष्ट कीजिए। तो बेटा मूल भाव हमारा क्या है कि अभी देश की स्वतंत्रता के लिए जो आंदोलन करने के लिए देशभक्तों पर जो अत्याचार किए गए हैं उनका वर्णन करना ही कविता का हमारा यहाँ पर मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। यानी कि जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनको दिए जाने वाले कष्टों को यहाँ पर दिखाना और उनका सहयोग को दिखाना ही इस कविता का मुख्य उद्देश्य है। कवि ने रात के अंधेरे में किसे संबोधित किया है। तो बेटा किसे संबोधित किया है कि भाई रात के अंधेरे में जो कवि है वो जाग रहा है और उसको कोयल की आवाज़ सुनाई देती है। वो कोयल की उपस्थिति अनुभव करता है और वो कोयल से पूछता है कि भाई तू इतनी रात को क्यों जाग रही है, उसे नींद क्यों नहीं आ रही है। नेक्स्ट कहता है, कवि कोयल से क्या जानना चाहता है कि भाई उसे किस बात की पीड़ा है और वह क्यों उसे नींद नहीं आ रही है, वह पागलपन क्यों दिखा रही है अपनी आवाज़ में। शायद उसने किसी भारतीय को लुटते हुए देखा हो, जंगल में लगी आग को देखा हो, या वो भारतीयों को विद्रोह के रूप में जगाना चाहती हो। नेक्स्ट कहता है, कवि ने दावानल की ज्वालाएं किसे माना है। किसे माना बेटा दावानल हमारा होता है जंगल की अग्नि। तो बेटा कवि ने किसे माना है कि भाई कवि के समय में हमारा देश क्या था, गुलाम था। देश को आज़ाद कराने के अनेक प्रयत्न किए जा रहे थे। भारतीयों को भयंकर और दुखों को सामना करना पड़ रहा था। इसके लिए हमारे लिए स्वतंत्रता ही दावानल की ज्वालाएं प्रकट हो रही थी, दिखाई दे रही थी। क्योंकि जैसे बेटा दावानल में जब अग्नि लगती है तो वहाँ पर अनेक जो पेड़ पौधे होते हैं वो तहस नहस हो जाते हैं। तो ऐसे ही स्वतंत्र भारत में ऐसे वीर हुए हैं, सेनानी हुए हैं जिन्होंने अपने प्राणों तक को त्याग दिया है, ठीक है। तो इसीलिए उनको दावानल की अग्नि के समान कहा है। नेक्स्ट कहता है, कवि किन कष्टों को रात भर जागता रहता था और कोयल से वह क्या जानना चाहता था। तो बेटा क्यों जागता रहता था, क्योंकि कवि को नींद नहीं आती थी। क्योंकि जो जेल के अधिकारी होते थे वो उन्हें अनेक तरह के कष्ट देते थे, भरपेट खाना भी नहीं मिलता था, शारीरिक कष्ट भी होते थे, दिन भर उनको कठोर परिश्रम करना पड़ता था, उनको गालियाँ सुनने को मिलती थी। तो बेटा इन सब कष्टों के कारण कवि को रात को नींद नहीं आती थी। नेक्स्ट कहता है, कवि को कारागार में कौन कौन से शारीरिक परिश्रम के काम दंड रूप में करने पड़ते थे। बेटा उनको कोल्हू चलाना पड़ता था, पत्थर की गिट्टियाँ बनानी पड़ती थी, हल जोतना पड़ता था, ईंट हथौड़ों से काम करना पड़ता था, ठीक है, चूना पीसना पड़ता था। तो इस तरह के शारीरिक कष्ट उनको झेलने पड़ते थे। नेक्स्ट कहता है, कवि ने ब्रिटिश अकड़ का कुआं किस प्रकार खाली किया था। कि भी जो ब्रिटिश अधिकारी थे वो भारतीयों को शारीरिक रूप से परेशान करते थे, शारीरिक कष्ट देते थे, लेकिन जो भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे वो उनको सहर्ष स्वीकार कर लेते थे। लेकिन ब्रिटिश वाले तो ये सोचते थे कि भाई ये इन कष्टों से परेशान होकर अपनी हार स्वीकार कर लेंगे, लेकिन भारतीय अपनी हार ना मान करके दुगने उत्साह से स्वतंत्रता रूपी आंदोलनों में बढ़ चढ़ कर भाग लेते थे। तो इसीलिए इसको ब्रिटिश अकड़ का कुआं खाली करने जैसा कहा है। नेक्स्ट कहता है, रात के समय कोकिल किस कारण से आई थी। किस कारण से आई थी बेटा कि भी वह भी देश को गुलामी में बंधे देखकर रो रही थी और जो लोग देश को आज़ाद कराने के लिए प्रयत्न कर रहे थे तो वो
और ब्रिटिश अधिकारी उन्हें कष्ट दे रहे थे, तो कोयल आधी रात को कारागार में बंद स्वतंत्रता सेनानियों के कष्टों में सहभागी बनने और उनके कष्टों पर मरहम लगाने के लिए आई थी। वह उनके साथ मिलकर रोना चाहती थी। नेक्स्ट कहता, कवि ने अपने आसपास के वातावरण में किन किन काली वस्तुओं की गणना की है। तो बेटा वहाँ पर क्या था कि भी जैसे अंधेरा काला होता है, तो ऐसे ही वहाँ आसपास का जो वातावरण था वो कालिमा से भरा पड़ा था। जो रात थी वो भी काली थी, अंग्रेजों का शासन भी काला था, लहर भी काली थी, कवि की कल्पना भी काली थी, काल कोठरी उनको मिली हुई थी, काली टोपी मिली हुई थी, काला ही कंबल उनको ओढ़ने के लिए मिला हुआ था और उनको काली जंजीरों में ही बांधा गया था। तो हर चीज़ यानी कि कवि को अपने आसपास की जो प्रत्येक चीज़ थी वो बेटा काली लग रही थी। नेक्स्ट कहता है, कवि कोयल की कूक को चमकीला गीत क्यों कहा गया है। क्योंकि बेटा जो कोयल की मधुर आवाज़ होती है वो हमेशा ही मधुर गायन के रूप में जानी जाती है। कोयल की आवाज़ कानों को बड़ा ही आनंद प्रदान करती है, तो इसीलिए कोयल की जो आवाज़ होती है वो बेटा मधुर होती है, मीठी होती है, सभी को अच्छी लगती है, तो इसीलिए उसको चमकीला गीत कहा है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, कवि ने अपनी और कोयल की अवस्थाओं में किस प्रकार तुलना की है। यो हम कर चुके हैं बेटा अभ्यास के अंदर के भी जो कोयल है वो प्राकृतिक वातावरण का आनंद ले रही है, हरी भरी डाल पर बैठी है और बेटा स्वतंत्र रूप से आसमान में घूम रही है। लेकिन कवि 10 फुट की कोठरी में कैद है और उसका रोना भी गुनाह माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट कहता है, कवि ने किसके व्रत का पालन करने का निश्चय किया है। तो बेटा महात्मा गांधी के व्रत का पालन करने का निश्चय किया है। कवि कारागार में बंद है परंतु उसका हृदय देश की आज़ादी के लिए कुछ करने के लिए मचल रहा है। वह वहाँ बंद रहकर भी अपनी रचना के माध्यम से आज़ादी की रणभेरी बजाना चाहता है। ठीक है, वह लोगों को जागृत करना चाहता है कि लोग महात्मा गांधी के आज़ादी सपन को पूरा करने में सहयोग दें। नेक्स्ट हमारे आते हैं बेटा छोटे क्वेश्चन। फर्स्ट इसके अंदर कहता है, कैदी और कोकिला कविता के कवि। तो बेटा माखनलाल चतुर्वेदी हैं। हिमकर निराश कर चला, हिमकर होता है बेटा चंद्रमा। नेक्स्ट कहता है, कवि की कालिमा सखी कौन है। तो बेटा कोयल। नेक्स्ट कहता है, कवि ने कोयल के लिए किस विशेषण का प्रयोग किया है। तो बेटा मृदुल वैभव की रखवाली। सी दावानल कौन सी आग होती है। बेटा जंगल की अग्नि। नेक्स्ट कहता है, कवि ने कौन से गहने पहने हुए हैं। तो बेटा हथकड़ी। कवि का जेल रूपी संसार कितने फुट का है। तो बेटा 10 फुट का। कवि का हृदय क्या कर रहा है। तो बेटा रणभेरी बजा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट कहता है, कवि ने मोहन किसे कहा है। महात्मा गांधी को। कवि ने विदेशी शासन की तुलना किससे की है। तो बेटा तम के प्रभाव से। कवि किसके काले घेरे में बंद है। तो बेटा दीवार के। नेक्स्ट कहता है, कोयल की कूक में कवि को किसका बीज बोआ हुआ लगता है। तो बेटा विद्रोह रूपी बीज। ठीक है। नेक्स्ट कहता है, कवि के लिए गुनाह क्या है। तो बेटा रोना। तो बेटा ये हमारे पोएम के छोटे क्वेश्चन थे। उम्मीद करती हूँ आपको कविता अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो बेटा कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुँचाएं। बेटा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।